नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 20 सांसद टूट गए, जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द होने वाला है और मोदी के खिलाफ एक और इस्तीफा की तैयारी है। पीएमओ में बेचैनी मची हुई है और यह बेचैनी हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुत संकट पैदा कर सकता है। जिस तरह से मोदी सरकार बैकफुट पर आई है और लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, लेकिन अन्नामलाई का इस्तीफा 5 पन्नों का दिया गया। नितिन नवीन अन्नामलाई के साथ इस्तीफा देने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी बैठक की, लेकिन उसके बाद भी वह माने नहीं और अन्नामलाई ने निकलने के बाद, बैठक से निकलने के बाद जो कहा कि भाजपा सत्ता के तरफ भागती है, खाली सत्ता के लिए भागती है, यानी कि बाकी चीजों से कोई महत्व नहीं है। लेकिन नितिन गडकरी के बयान ने शायद लोगों की जमीर को जगा दिया। नितिन गडकरी के उसी 2 बयानों का चर्चा मैं करूंगा जो पिछले कार्यक्रम में मैंने कहा था कि नितिन गडकरी ने कहा था कि जिसे अपनी इज्जत बचानी है वह इस्तीफा देकर के चला जाए तो बेहतर होगा। और 2 दिन पीछे जाइए तो उनका इस्तीफा नितिन गडकरी का आया था कि घर की मुर्गी दाल बराबर और बाहर से आने वाले को सम्मान। शायद लगता है कि नेताओं को यह बात समझ आ गई है। अब नरेंद्र मोदी के खास और जिसे नरेंद्र मोदी ने भाजपा में लाने के लिए कितने पापड़ बेले थे कि कांग्रेस का साथ छोड़ करके आए और हमसे मिल जाए, तो सीएम की कुर्सी से कांग्रेस ने जब हटाया और किसी और को सीएम की कुर्सी पर बैठाया तो तुरंत दूसरे ही दिन भाजपा के दफ्तर में नजर आए। और अब नितिन गडकरी के बयान और अन्नामलाई तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के बयान से मिलते हुए तीसरे बड़े नेता और सबसे विश्वसनीय नेता मोदी जी के, उसने भी इस्तीफा देने की तैयारी कर ली। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और अब फिर कांग्रेस में जाने की तैयारी है, घर वापसी की। कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या कह रहे हैं? कैप्टन के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा, जो खबर छपी है, कैप्टन के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा को इसलिए भी बल मिला क्योंकि वह लगातार कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। कैप्टन का कहना है कि कांग्रेस में पंजाब को लेकर उनसे पूछा जाता है था, लेकिन भाजपा सीधे ऊपर से फैसले लेती है। आगे कैप्टन कहते हैं कि मैं कांग्रेस में 3 बार अध्यक्ष रहा, वहां हमेशा मुझसे सलाह ली जाती थी, लेकिन भाजपा में पूरी तरह संस्कृति है। कैप्टन ने केवल, आप दर्शकों को यह जरूर कहूंगा कि इस बयान को, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान को अन्नामलाई और नितिन गडकरी के बयान से देखिए, जैसा मैंने बताया आप दर्शकों को, या इस बयान को सुनिए, फिर एक बार वह बयान दोहरा दूंगा, देखिए कितना मेल खाता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस में 3 बार अध्यक्ष रहा और वहां हमेशा मुझसे सलाह ली जाती थी, लेकिन भाजपा में पूरी तरह अलग संस्कृति है। कैप्टन ने केवल ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया प्रधान बनाने का विरोध किया था। इस मामले में भाजपा ने उनसे कोई राय नहीं ली गई थी। आगे कैप्टन कहते हैं, कैप्टन ने कुछ समय पहले कहा था कि मैं आज भी कांग्रेस को मिस करता हूं। कांग्रेस एक परिवार की तरह है, मैं जब भी फोन करता था तो वह मुझसे मिल लेते थे, मगर भाजपा में यह सिस्टम नहीं है। मेरे जन्मदिन पर राहुल गांधी ने बधाई संदेश भेजा था। हाल ही में मेरे भाई रणधीर के निधन पर भी उनका शोक संदेश आया, लेकिन भाजपा से किसी ने भी संवेदना तक व्यक्त नहीं किया। यह अमरिंदर सिंह कहते हैं। आगे कहते हैं कैप्टन अमरिंदर पंजाब में चुनाव को लेकर अकाली दल से गठबंधन के पक्ष में है, वह खुलकर इसकी पैरवी करते हैं।
इसके उलट भाजपा के नेता बार बार कह रहे हैं कि हम सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। कैप्टन भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी के भीतर खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अब अन्ना मलाई के बयानों को आप दर्शकों को सुना देता हूं। क्या कहा अन्ना मलाई ने? कहा कि भाजपा सत्ता की तरफ भागती है, किसी की सुनी नहीं जाती, सुनाई जाती है, आदेश दिए जाते हैं, सुना नहीं जाता, वहां आप राय नहीं दे सकते। पहली चीज। अब नितिन गडकरी ने क्या कहा? नितिन गडकरी के दो बयानों का चर्चा मैं कर देता हूं फिर से एक बार, जो पिछले कई कार्यक्रम में मैंने किया था, लेकिन फिर कर देता हूं। नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाते समय जब बन गए हुआ, तब नितिन गडकरी का बयान आया। नितिन गडकरी ने बयान जो दिया वह कहा कि अब अगर किसी को अपनी इज्जत बचानी है तो वह इस्तीफा देकर के चले जाए। दूसरा बयान अन्ना मलाई के इस्तीफे के पर आया कि घर की मुर्गी दाल बराबर और बाहर से आने वाले को सम्मान। इन तीनों बयानों को आप दर्शक ध्यान से समझ लीजिए कि अमरिंदर सिंह का कहना कि भाजपा में सुनवाई नहीं होती है, न तो सम्मान कुछ होता है। अन्ना मलाई कह रहे हैं कि सत्ता की तरफ भागती है, ऊपर से आदेश दिए जाते, किसी की सुनी नहीं जाती, सेम परिस्थिति। नितिन गडकरी कहते हैं कि घर के लोग जो हैं ओरिजिनल भाजपाई, उनका कोई महत्व नहीं है, बाहर से आने वाले को सम्मान दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो नितिन गडकरी ने कहा था कि इज्जत बचानी है तो चले जाओ, अब उसी तरफ अमरिंदर सिंह आगे बढ़ रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह सरकार जिस पोजीशन पर इस वक्त है और पीएमओ में जिस तरह से बेचैनी मची हुई है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बवाल सबसे ज्यादा मचा हुआ है, जिसे मीडिया नहीं दिखा रहा है। अब अन्ना मलाई ने इस्तीफा दिया, बयान भी दे दिया, 5 पन्नों का इस्तीफा दिया, 5 कारण भी बताए। उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह बैठक भी उनके साथ किए, फिर भी वह नहीं तैयार हुए, लेकिन इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। भाजपा ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, जबकि अन्ना मलाई ने यह ऐलान कर दिया है कि हम अपने जन्मदिन पर अपनी नई पार्टी बनाएंगे। इसे क्या कहें कि इस्तीफा दे दिए या नहीं दिए। अन्ना मलाई के उस इस्तीफे का मैं जिक्र फिर एक बार करना चाहूंगा। हमारे कुछ दर्शक ने लिखा भी था कि सर फिर एक बार अपडेट हो जाइए, अन्ना मलाई ने इस्तीफा नहीं दिया है। हमारे पास पूरा प्रूफ है इस बात का, पूरी रिपोर्ट है। 5 पन्ने का इस्तीफा उन्होंने दिया है और 5 पन्ने के इस्तीफे में उन्होंने बहुत कुछ कहा। अब उन 5 पन्नों के इस्तीफे का जिक्र मैं आप दर्शकों के सामने करूंगा, जो आप दर्शक जरूर देखिए। नवभारत टाइम्स के हवाले से दिया गया। नवभारत टाइम्स से आधिकारिक रूप से कहा, मैं नवभारत टाइम्स के हवाले से यह खबर आप दर्शकों को फिर एक बार अपडेट कर देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि सर कमेंट में या सेशन में यह दिया था आप लोगों ने कि अन्ना मलाई ने इस्तीफा नहीं दिया। मैं नवभारत के टाइम्स की रिपोर्ट को कोट करता हूं कि नवभारत टाइम्स कहता है कि 5 पन्ने का इस्तीफा अन्ना मलाई को क्यों नहीं मना पाए नितिन नवीन, 5 कारण। यानी कि अन्ना मलाई रिजाइन, बीजेपी साफ इसमें दे रहे हैं। आगे नवभारत टाइम्स कह रहा है कि तमिलनाडु के बीजेपी की अगुवाई कर चुके के अन्ना मलाई ने मंगलवार को दिल्ली में पार्टी, मंगलवार की ही बात है और मैंने उसी दिन खबर चलाई थी, कल की खबर में भी मैंने जिक्र किया था, लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग ने कमेंट सेशन में लिखा तो मैं इस बात को फिर एक बार प्रूफ आप दर्शकों के सामने कर रहा हूं, नवभारत टाइम्स के हवाले से कर रहा हूं। तमिलनाडु के बीजेपी की अगुवाई कर चुके अन्ना मलाई ने मंगलवार को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इसके बाद वह गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। के अन्ना मलाई ने नितिन नवीन को 5 पेज का इस्तीफा सौंपा। के अन्ना मलाई जल्द ही खुद एक फैसला का ऐलान कर सकते हैं। आगे अन्ना मलाई ने क्यों दिया इस्तीफा, इसको डिस्क्राइब करके पूरे विस्तार से नवभारत टाइम्स ने छापा खबर को। अन्ना मलाई ने क्यों दिया इस्तीफा। के अन्ना मलाई के बीजेपी छोड़ने के फैसले के बाद से तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक राजनीति गर्म है। सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्री विजय
ने टिप्पणी की थी कि राज्य में अब दो दलों के बीच मुकाबला है, एक डीएमके और दूसरा टीवीके। विजय ने कहा था कि इसके अलावा जो भी बीच में आएगा उसका कोई मतलब नहीं है, उसे नुकसान हो सकता है। विजय के बयान को अन्नामलाई के प्रस्तावित नई पार्टी के गठन की तैयारियों पर हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। के अन्नामलाई ने बीजेपी अध्यक्ष को 5 पन्ने का इस्तीफा सौंपा है। उसमें उन्होंने बीजेपी छोड़ने की वजहों का उल्लेख किया है। वह 5 वजह क्या अन्नामलाई ने दिया था, ध्यान से समझिएगा इसे। अन्नामलाई के उसी 5 पन्ने के इस्तीफे में 5 कारण बताए गए थे। उसको मैं नवभारत टाइम्स के हवाले से कोड ऑफ दर्शकों को कर रहा हूं। नंबर 1, अन्नामलाई को पिछले साल जब बीजेपी ने साइडलाइन किया था तब उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को कबूल कर लिया था। अन्नामलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर फैन है, वह इसलिए बीजेपी में रुके हुए रहे। अन्नामलाई को लगातार नेग्लेक्ट किया जा रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे फैन थे और नरेंद्र मोदी से बहुत नजदीकियां थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में रुके थे। या वह नंबर 1 पॉइंट्स पर जिक्र कर रहे हैं। नंबर 2 कारण बता रहे हैं अन्नामलाई कि 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत बेहद मामूली बना, पार्टी का सिर्फ 1 सीट जीत पाई। पार्टी के प्रदर्शन से अन्नामलाई को निराश कर दिया। अभी जो 26 में चुनाव हुआ है तमिलनाडु का, भारतीय जनता पार्टी का मात्र 1 विधायक जीत करके आया। अन्नामलाई को टिकट तक नहीं दिया गया, अन्नामलाई को टिकट तक नहीं दिया गया और सिर्फ 1 विधायक आया और इनसे कोई राय मशवरा कुछ भी नहीं पूछा गया, जबकि यह अध्यक्ष। सोचिए, साफ कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में किसी की नहीं सुनी जाती है, ऊपर से सुनाई जाती है। नंबर 3, अन्नामलाई क्या करते हैं अपने नंबर 3 पॉइंट्स में? अन्नामलाई के सामने बीजेपी की केंद्रीय राजनीति, संगठन और सरकार में आने के विकल्प थे, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति करना चाहते हैं। अन्नामलाई कह रहे हैं कि मैं तमिलनाडु की राजनीति करना चाहता हूं, मुझे केंद्र में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नंबर 4 पॉइंट्स पर अन्नामलाई क्या करते हैं? विजय की अगुवाई वाली पार्टी टीवीके की जीत ने द्रविड़ दलों के वर्चस्व को तोड़ दिया। यानी कि जो एडीएमके थी, एडीएमके भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन की हिस्सा थी। यह बात अलग है कि साल में 2 बार गठबंधन तोड़ती है, फिर गठबंधन कर लेती है। एडीएमके से काफी अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त से ही एडीएमके गठबंधन का एनडीए का हिस्सा रही, लेकिन एडीएमके बुरी तरह से हार गई। 47 विधायक उसके चुन करके आए, जिसमें 25 विधायक टूट गए। ध्यान दीजिएगा, 47 जीत के आए, जिसमें 25 टूट गए। अब 25 टूट गए तब तो पार्टी ही खत्म हो गई और 2 को निष्कासित कर दिया। तो बचे कितना? 27 चली गई, 20 बचे। 20 किस दिन टूट करके जाएंगे कोई नहीं जानता है। और उस 20 में कुछ परिवार के हैं, यानी कि पार्टी बची ही नहीं। आगे 5 साल तक, अब 10 साल से सत्ता में थी नहीं और आने वाला 5 साल और 15 साल के बाद उस पार्टी को कहां पावर रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को कुछ मदद नहीं करती है, बल्कि उन पर शिकंजा कस के अपने साथ रखती है। तो क्या कर रहे हैं अन्नामलाई कह रहे हैं कि विजय की अगुवाई वाली टीवीके की जीत ने द्रविड़ दलों के वर्चस्व को तोड़ दिया है। यानी कि आप कामयाब नहीं हो पाए तमिलनाडु के अंदर, आप अपनी जिद की वजह से नहीं हो पाए, लोकल बॉडी का आपने नहीं सुना। अब नंबर 5 पर, नंबर 4 में एक पॉइंट और है। नंबर 4 में कि अन्नामलाई विजय की कुर्सी संभालने के बाद ही मजबूत विपक्ष देने की तैयारी में जुटना चाहते हैं। अपनी पार्टी बना करके मजबूत विपक्ष के रूप में वह चुनौती देना चाहते हैं अन्नामलाई। यह बात अलग है कि अन्नामलाई कोई वर्चस्व नहीं है तमिलनाडु के अंदर, लेकिन मोदी ने उनको फैंस बहुत बना दिए, मीडिया से कवरेज बहुत दे दिए। लेकिन विजय का फ्रेंड फॉलोइंग कुछ और ही ऐतिहासिक है। नंबर 5 पर पॉइंट्स पर अन्नामलाई कहते हैं कि अन्नामलाई के समर्थकों का दावा है कि वह 4 जून को अपने 42 साल पूरे करेंगे। इसके बाद 2031 तक खुद को खड़ा करने के लिए काफी वक्त है। अब 4 तारीख बीत गया, 4 तारीख को उनका कल जन्मदिन था। अब आज क्या पार्टी बनाने का ऐलान करेंगे या आज से पार्टी बनाने की तैयारी करेंगे? इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। इस्तीफा स्वीकार हो या ना हो, अन्नामलाई ने तो कह दिया कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, मैं अपनी पार्टी बनाने जा रहा हूं।
अपनी पार्टी बना करके बीजेपी में कोई कैसे रह सकता है? तो इसे क्या कहा जाए? मैंने आप दर्शकों के कमेंट पर यह कोट किया, आप दर्शकों के सामने यह सारे तथ्य रखे हैं। अब आते हैं मूल मुद्दों पर। अब 20 सांसदों पर आते हैं। 20 सांसद टीएमसी के, अभी 60 विधायक टूटे, 48 घंटा भी नहीं बीता तब तक 20 सांसदों के टूट की बात आ गई थी। 20 सांसदों को लेकर के 4 जून मई को जब यह खबर आई थी कि टीएमसी हार गई, काउंटिंग के दिन कैसे हारी हर कोई जानता है। इसमें चुनाव आयोग की कितनी सहभागिता थी, सीआरपीएफ की कितनी थी, अफसरों की कितनी थी, भाजपा की कितनी थी, हर कोई जानता है। लेकिन 48 घंटे के अंदर सांसदों के भी तेवर बदल जाएंगे, यह किसी ने सोचा था? लेकिन विधायकों से पहले सांसदों की खबर द हिंदुस्तान ने छाप दी थी कि 20 सांसद, और मैंने भी यह खबर चलाई थी कि 20 सांसद टीएमसी के मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी में जाकर के शामिल होंगे, लेकिन यह उसके पहले शामिल होंगे। अब सवाल यह है कि क्या जो टीएमसी टूट करके अलग टीएमसी बन गई है उसके साथ में रहेंगे, वह अपने आप को ओरिजिनल टीएमसी बता रहा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी में विलय कर देंगे? 99.9% उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि बीजेपी के पास 240 सांसद हैं, उसे अपनी संख्या 272 के नजदीक ले जानी है, क्योंकि नीतीश नायडू शिंदे में टकराव हो गया है भारतीय जनता पार्टी से, और नायडू और शिंदे फोन उठाना बंद कर दिए हैं। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ घर वापसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू अपना वजूद पार्टी का बचाने के लिए मोदी का साथ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। माहौल बहुत बिगड़ गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं। सरकार अब तक वाली परिस्थिति में है, सरकार अपने बहुमत को जुटाने, इकट्ठा करने में लगी है। और एक खबर और मिली कि इंडिया गठबंधन के ही हिस्सा ममता थी, अब तो ममता न घर की न घाट की, कहीं की नहीं रह गई। अब एक डीएमके स्टालिन, जो बहुत आंदोलनकारी बन रहे थे, डिलिमिटेशन को लेकर के आंदोलित थे, काले कपड़े पहन के काले झंडे फहरा रहे थे, वह भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने जा रहे हैं। उनके 22 सांसद हैं। 22 सांसदों वाली पार्टी डीएमके अब भारतीय जनता पार्टी से आने वाले वक्त में हाथ मिलाने जा रही है। हो न हो मानसून सत्र के पहले ही यह हो जाए, और 8 तारीख को जो बैठक होनी है इंडिया गठबंधन की, उसमें डीएमके नहीं आ रही है। 2 दल नहीं आ रहे, आम आदमी पार्टी और डीएमके नहीं आ रही है। यह भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर तालमेल बिठाने जा रहे हैं। और ममता बनर्जी के 20 सांसद और डीएमके के सांसदों के बदौलत, अरविंद केजरीवाल के सांसदों की बदौलत डिलिमिटेशन बिल फिर लाने की तैयारी है, जिसमें शरद पवार जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा है उनका सहयोग होगा 8 सांसदों का। मैं आज ही आप दर्शकों को बता रहा हूं, मानसून सत्र में यही समीकरण होगा, आप देख लीजिएगा, कोई रोक नहीं पाएगा उससे। 1 नेशन 1 इलेक्शन और डिलिमिटेशन पर बिल आने जा रहा है मानसून सत्र के अंदर, और उसकी गणित अभी से बिठाना इस सरकार ने शुरू कर दिया है। राहुल गांधी की बातें सत्य है कि यह सरकार जा रही है, लेकिन बचाने के लिए डीएमके आ रही है, शरद पवार आ रहे हैं, और ममता के 20 सांसद आ रहे हैं, जिसमें महुआ मोइत्रा और सयानी घोष भी शामिल है। यह दरबदल जो नेता हैं, यह देश को बर्बाद और डुबाने वाले नेता हैं। ध्यान रखिए, ऐसे नेताओं को बड़ी लंबी लंबी छोड़ रहे थे, लेकिन हारते ही तुरंत सत्ता के गलियारे में पहुंच गए। क्योंकि टीएमसी सत्ता में थी बंगाल के अंदर, तो सांसद थे, उधर अपना कारोबार इनका चल जा रहा था, और ममता बनर्जी कोई कम नहीं है। ममता बनर्जी के कर्मों का फल मिला है, और शरद पवार के कर्मों का फल मिला कि एनसीपी टूट गई। उद्धव ठाकरे खड़े सोना निकल गए कि शिवसेना टूटने के बाद भी खड़े रहे, और कांग्रेस ने उनके बुरे वक्त में भी उनके साथ खड़ी रही मजबूती से।
उद्धव ठाकरे के साथ। लेकिन शरद पवार ने वक्त वक्त पर इंडिया गठबंधन को कमजोर किया, ममता बनर्जी ने कमजोर किया, अरविंद केजरीवाल ने कमजोर किया। यही तीन शख्स हैं जो आज नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा कर रखे हैं और पूरे देश का भंटा धार हो गया। यही तीन व्यक्ति हैं। और अब ममता बनर्जी के बुरे दिन आए तो कांग्रेस फिर उनके साथ खड़ी हो गई कि हम आपके साथ हैं। लेकिन ममता बनर्जी के सिपा सलाहकार जो हैं वह लगातार उनको यह राय दे रहे हैं कि अब भी वक्त है, कांग्रेस में से आप आई थी और कांग्रेस में विलय कर दीजिए, वरना वजूद भी आपका खत्म हो जाएगा। अब फैसला तो ममता बनर्जी को करना है, लेकिन यह सब कुछ अभिषेक बनर्जी के वजह से भी हुआ है। अभिषेक बनर्जी को लेकर के पार्टी के अंदर बहुत आक्रोश था ममता बनर्जी के भतीजे का। अगर ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को बाहर कर दी होती तो फिर शायद आज यह नहीं हुआ होता और एक अलग तस्वीर रही होती। भारतीय जनता पार्टी अभिषेक बनर्जी को पिछले कार्यकाल में तोड़ना चाहती थी जब ईडी का शिकंजा कसा था, और अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन उनके साथ मात्र 19 विधायक आने को तैयार हुए और कोई सांसद आने को तैयार नहीं हुआ। तब ममता बनर्जी ने उनके हाथ से बहुत सारा कमान ले लिया था और पैनी नजर रखी थी। लेकिन फिर अभिषेक बनर्जी थोड़ा सक्रिय हुए। इस बार अगर जीत जाते तो उनको कुछ बड़ा पद दिया जा सकता था और उनको लेकर के आक्रोश था। नेताओं को कुछ समझते नहीं थे, अपनी चलाते थे जैसे मोदी चलाते हैं। यह भी कारण है टीएमसी टूटने का। अब ऐसे में 20 सांसद टूट गए तो भारतीय जनता पार्टी 240 से 260 पर पहुंच जाएगी, यानी कि बहुमत के नजदीक 272 बहुमत का आंकड़ा है। फिर तो भारतीय जनता पार्टी को कोई हटा ही नहीं पाएगा, सरकार गिरा ही नहीं पाएगा, फिर तो जनता ही गिरा पाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे साथ छोड़ करके वह घर वापसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू भी असमंजस वाली परिस्थिति में है। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है, नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। और भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि यह 37 सांसदों वाली पार्टियां हमारा साथ छोड़ेंगी। राहुल गांधी की बातें सत्य है, इसलिए विषाद बिछा दो। तो डीएमके और टीएमसी और शरद पवार की एनसीपी, इन तीन पार्टियों पर नजर गई। अब आप दर्शक इसे देखिए कि यह फार्मूला क्या कहता है, बड़ी महत्वपूर्ण है कि शरद पवार के पास 8 सांसद हैं, 20 टीएमसी से टूट रहे हैं और 22 डीएमके के पास है, या 50 हो जाते हैं। 37 निकले तो 50 आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। 37 जा रहे हैं, 12 नीतीश कुमार के, 18 नायडू के, 7 एकनाथ शिंदे के, 37 निकल रहे हैं। बड़ी ना संख्या, 13 की संख्या और बढ़ गई ना। और भारतीय जनता पार्टी 240 पर पहुंच जाएगी या 20 सांसद जुटते ही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल क्या रहे हैं, कल शाम देर शाम ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन कल देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस इनका नहीं हुआ। आज अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो वह खबरें फिर आप दर्शकों के सामने लेके आऊंगा। लेकिन क्या अगर ब्यूरोक्रेसी को पता है, बाकी सबको पता है देश का हालत खराब है, यही सयानी घोष और महुआ मोइत्रा पानी पीकर जो मोदी को कोस रही थी और देश की व्यवस्थाएं समझा रही थी, क्या वह अचानक रातों रात ठीक हो गया क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई जादू की छड़ी घुमा दी कि सब सुधर गया, विकास हो गया देश का और वह साथ में जा रही है? नहीं, वह डरने के डर से जा रही है, पीटने के डर से जा रही है कि जो अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ बंगाल में, जो कल्याण बनर्जी के साथ हुआ,
वही इनके साथ होगा। इनके साथ सीबीआई इनकम टैक्स है ही नहीं। तो यह जानते हुए कि पूरा देश लूट गया है और सरकार का कोई ठिकाना नहीं, तो कैसे चले जाएंगे ना। यह डर है, भाजपा ने इतना डर पैदा किया है कि तुम्हें बंगाल में भी सही से नहीं रहने दूंगा, घर से निकलने नहीं दूंगा, कार्यकर्ताओं और जनता से पिटवा दूंगा, और उससे अगर बच गए तो ईडी सीबीआई से जेल डलवा दूंगा। उधर शुभेंदु अधिकारी, इधर अमित शाह, चल रही है चौकड़ी बीच में। अब आप दर्शक इसे यह समझिए कि मोदी के खिलाफ एक और इस्तीफा कैप्टन अमरिंदर सिंह का होगा। अमरिंदर सिंह एकदम कांग्रेस के नजदीक फिर चले गए, फिर घर वापसी के लिए जा रहे हैं। एक अच्छे नेता थे, इनका फायदा उठा सकती थी, कई बार के सीएम रहे हैं कांग्रेस के, तो पंजाब में एक अच्छा इनका तालमेल बनता, और इन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन कर लो। शिरोमणि अकाली दल ने किसान आंदोलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया था, वह भाजपा के साथ नहीं चुनाव लड़ी। एक मौका था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। अच्छी बात है, फैसला कर सकते हैं, लेकिन पार्टी में सुना नहीं जाता है, विचार नहीं किया जाता है। अमरिंदर सिंह का इस्तेमाल है। अन्नामलाई का इस्तीफा मोदी के खास ही है, उनका भी हो गया। नितिन गडकरी बार बार बयान दे रहे हैं अलग अलग तरीके के, उनके बयान का असर भी पड़ रहा है। यह सब कुछ जानते हुए कि एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल साथ छोड़ने वाले हैं, घमासान अंदर मचा है, भाजपा में मचा है, उसके बाद भाजपा में आने की लालसा अगर किसी की है तो किस लिए होगी। आप दर्शक ही सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जरूर कुछ ऐसी खास बात होगी ना, या डर होगा ना, या कुछ मोटा गड्डी मिल रही होगी नोट की, कुछ तो है। भारतीय जनता पार्टी को, मोदी साहब को अपने आप को बचाना है कि सरकार न गिरे, नहीं तो सीधा जेल, व्यवस्थाएं डगमगा गई है सब, तो वह आएंगे तो मोटी रकम भी पाएंगे और सभी केसों से छुटकारा भी। लेकिन सत्ता बदलने के बाद ऐसे सभी नेताओं की जांच जरूर होनी चाहिए, टीवी एंकरों की जांच होनी चाहिए कि उनके खाते का स्टेटमेंट क्या है। बहुत बड़ा एक षड्यंत्र देश के साथ चल रहा है, आम जनता को गुमराह भी या टीवी चैनल्स कर रहे हैं, अभी भी पैसे पे खेल रहे हैं सबके सब, और देश का पूरा भंटाधार हो गया। ऐसी कल्पना कभी किसी ने की नहीं थी कि ऐसा भी वक्त देश में आ जाएगा। लेकिन जो 2 पॉइंट्स है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी छोड़ेंगे बीजेपी और मोदी का साथ, तो 8 महीने तकरीबन चुनाव के पंजाब के बचे हुए 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, लेकिन 8 महीना बहुत काफी। 8 महीने सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, या तो बात की बात है। अब राहुल गांधी के बयानात और जो असल की खबर निकल रही है, अंदर में जो बौखलाहट मची हुआ, तो बहुत भयावह है। 8 महीना तो जैसे आने वाले महीने एक एक नर्क बनते जाएंगे। देश की जो व्यवस्था है जिस तरह से हाथ से निकली हुई है, वह तो जब एक एक पड़ेगा तो अंधभक्त भी ताली थाली जो बजा रहे थे उनको भी पता चलेगा, एहसास होगा। लेकिन नेताओं को एहसास होने लगा है कि हमने गलती बहुत बड़ी कर दी है, तो साथ छोड़ करके और फिर घर वापसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह कई बार के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस से आए तो फिर कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। एकनाथ शिंदे फिर घर वापसी की तरफ जा रहे हैं, 54 विधायक 7 सांसद लेकर के, और टीएमसी के लोग टूट करके भाजपा में आ रहे हैं। डीएमके जो भाजपा को कोस रही थी और तमिलनाडु के अंदर अपने आप को धतूरा स्टालिन समझ रहे थे, काले कपड़े में पहन करके काला झंडा फहरा रहे थे मोदी के खिलाफ और डिलिमिटेशन के खिलाफ, वही उसी पार्टी के साथ आ रहे हैं। तो इन नेताओं के चरित्र को आप दर्शक समझ सकते हैं कि नेताओं के चरित्र क्या है और क्या चलेंगे। लेकिन टीएमसी के 20 सांसद टूट करके भाजपा में जाने को मजबूर, मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, मजबूर, क्योंकि ये स्वेच्छा से नहीं जा रहे हैं या अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं। इन हर सांसदों ने गड़बड़झाला किया है, सांसद निधि में गड़बड़झाला किया है,
और ममता बनर्जी की जो टीएमसी की सत्ता थी, उस सत्ता के जरिए भी किया है। अभिषेक बनर्जी हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप सादा स्कीम में है उनका, और उनकी पत्नी का भी है, जिसको लेकर के ईडी के शिकंजे में पहले से है। अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर और भी एफआईआर हो गए, तो ममता बनर्जी के एफआईआर का तो कोई वो नहीं रहेगा। ममता बनर्जी ने कोई घोटाला नहीं किया है, वह तो अपनी सैलरी भी नहीं लेती थी, उनके पुस्तक से जो पैसे आते उसी से वह खर्चा चलाती है। अभी भी पुश्तैदी मकान, 2 कमरे का मकान, उसी में रहती है वह। तो सरकार से उन्होंने तनख्वाह भी कभी नहीं लिया, तो उनकी तो बात ही नहीं। एफआईआर सनातन धर्म का अपमान किया। सोचिए कैसे कैसे एफआईआर हो रहे हैं, सनातन धर्म का अपमान हुआ है कर रहे हैं इसके लिए। तो यह लोग मस्जिदों और गुरुद्वारों का जो अपमान करते हैं, तो इन लोगों के ऊपर क्या होना चाहिए? क्या मुस्लिम समुदाय का मस्जिद, क्या वह उनका सम्मान नहीं है? उनके धर्म का सम्मान नहीं? उनके धर्म को आप अपमानित करो, आपके ऊपर कुछ ना हो, और कोई किसी के ऊपर सनातन धर्म का अपमान लगा करके आप एफआईआर कर दोगे, तो यह प्रेशर दबाने का है, दबाया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है। और मैंने उस दिन भी कहा था, जिस दिन अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था, मैंने उस दिन भी आप दर्शकों को अपने खबर में बताया था कि अभिषेक बनर्जी पर हमला बाकी लोगों को डराने का है। अब 10 हैं, अगर आप अकेले हैं तो उसके एक मजबूत मेन वाले को आप खूब अच्छे से पीट दो, 2-4 घूसा मार दो अच्छा से, वह जमीन पकड़ ले, तो बाकी अपने आप भाग जाएंगे। यहां यही हो रहा है टीएमसी के साथ कि नंबर 2 के नेता को पीट दिया अच्छा से, तो बाकी लोग अपने आप 20 लोग भाग करके वहां जा रहे हैं। और इतने ही की जरूरत थी, 60 पे पहुंच जाएंगे, 240 और 20 60 पे चले जाएंगे। 272 बहुमत का आंकड़ा है, सामान्य बहुमत रहेगा। चिराग पासवान 5 सांसदों के साथ कहीं नहीं जाने वाले हैं। जयंत चौधरी को जब चाहेंगे तोड़ लेंगे। अनुप्रिया पटेल एक हैं, उनको डंडा बजाएंगे तो अपने आप चुपचाप लूट के रहेंगे। जीतन राम मांझी कहीं नहीं भाग पाएंगे। तो 5 उनके, जीतन राम मांझी के 6, 2 जयंत चौधरी के 8 और 1 अनुप्रिया पटेल के 9 और देवी गौड़ा के, यह लोग जो हैं यह साथ ही रह जाएंगे। तो हो गए ना, 72 का आंकड़ा पार करके 75 के आसपास पहुंच जा रहे हैं। सरकार नहीं गिरेगी। नीतीश, नायडू, शिंदे जाओ, कोई बात नहीं, यह जानते हैं वह जाने वाले हैं, आज जाए या कल जाए, वह जाएंगे जाएंगे, इन्हें पता है इस बात का। अब ऐसे में देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है और देश किस दिशा में जा रहा है? राहुल गांधी के बयानों के बाद में पीएमओ में बेचैनी तो बच गई है कि हर खबरें पहुंच रही, या कोई मोदी सरकार है नहीं, हर सरकार में पहुंचती है लीडर ऑफ अपोजिशन के पास खबरें, अंदर से, ब्यूरोक्रेसी से, हर वर्ग से पहुंचती है। लेकिन मोदी के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं था अभी तक, अब बोलने की हिम्मत दिखा दिया, अब डरना कम कर दिया है, क्योंकि बात सर के ऊपर निकल गई है। तो फिर ऐसे में यह सरकार कब तक, यह सवाल है। लेकिन 8 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक, क्या इंडिया गठबंधन ही रहेगा या कांग्रेस यूपीए का गठन कर देगी? नंबर 1। और 6 तारीख को दिल्ली में क्या होगा? अराजकता फैला दी जाएगी इमरजेंसी की तैयारी में, या फिर देश कोई और करवट लेने जा रहा है? क्योंकि षड्यंत्र बहुत जबरदस्त है। काकरोच का षड्यंत्र जो चल रहा है, उसे फंडिंग कौन कर रहा है? जैसे अन्ना हजारे को फंडिंग हुआ था, वैसे ही इसे फंडिंग हो रहा है। यह कौन कर रहा है? देश को गुमराह करने के लिए। इस पर नजर बनी रहेगी, और इसमें अगर देश पर गया तो हम बांग्लादेश से भी बदतर स्थिति में चले जाएंगे। इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान का मार्केट हमसे बेहतर हो गया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो कहते हैं कि हम विकसित कर रहे हैं। 4 नंबर पर विश्व में व्यवस्था मनमोहन सिंह ने दिया था, इस सरकार ने
7 नंबर पर ला दिया है और शास्त्री कहते हैं, और वैसे इनके आंकड़ों से नंबर 5 पे, नंबर 6 पे आ गए। अब सोचिए हम जा कहां रहे हैं और कहां जाने की बात करते थे, फिर भी मेरा भारत महान है और फिर भी महामानव विश्व गुरु है। डंका किसका बज रहा है और लंका किसका लग रहा है, फैसला आप कीजिए। बाकी इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।